Good morning to all of you. Today we are discussing about the next questions in a unit first absolute cost advantages concept given by Adam Smith. अगले क्वेश्चन में हमने देख लिया एडम स्मिथ ने अपना कंसेप्ट दिया, उसके बाद उसके पहले आपने जो देखा हो तो डेविड रिकार्डो ने कॉन्सेप्ट दिया। एडम स्मिथ ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेजेस मॉडल पे है, उसको एब्सोल्यूट एडवांटेजेस मॉडल कहते हैं। डेविड रिकार्डो ने जो कॉन्सेप्ट दिया उसको कंपैरेटिव एडवांटेजेस मॉडल बोलते हैं। तो और उसके बाद आप देख सकते हो कि जो कॉन्सेप्ट दिया है वो जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया, उसको रेसिप्रोकल डिमांड कॉन्सेप्ट बोलते हैं, मीन्स डॉक्ट्राइन ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट में किसने क्या समझाया है वो आज हम देखने वाले हैं। तो उसमें पहले बात कर रहे हैं हम एडम स्मिथ की। तो देखो एडम स्मिथ ने क्या बोला है। तो अर्लियर वेरियस इकोनॉमिस्ट were under the opinion that there should be no trade or restrictive trade between the two countries। पहले के जो इकोनॉमिस्ट थे बिफोर एडम स्मिथ की बात कर रहे हैं तो वो लोग तो ऐसा ही बोलते थे कि दो नेशन के बीच ट्रेड हो ही नहीं सकता और बहुत रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड होता है, बहुत कम ट्रेड होता है। बिकॉज दे बिलीव्ड दैट, क्यों इसका ऐसा क्यों मानना था? तो दे बिलीव्ड दैट वन कंट्री गेट गेन ओनली एट अ कॉस्ट ऑफ द अनदर कंट्री। दैट मीन्स एक कंट्री को ट्रेड में गेन मिलेगा तो वो दूसरे का नुकसान होगा तो ही उसको गेन मिलेगा। मीन्स जहां नुकसान नहीं होगा तो दूसरी जगह वहां प्रॉफिट नहीं होगा, ऐसा उनका बिलीवनेस था। इफ द वन कंट्री वुड बिकम बेटर ऑफ अनदर कंट्री वुड बी वर्स ऑफ, वो ऐसा मानते थे कि अगर एक कंट्री को बेटर ऑफ होता है तो दूसरी को ऑलवेज वर्स ऑफ होता है, मीन्स दूसरे को नुकसान होता है। बट एडम स्मिथ सजेस्ट द फ्री ट्रेड थ्रू द इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। उसने क्या बोला कि आप फ्री ट्रेड करो, कैसे? इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन मीन्स आपकी कंट्री में जो एनवायरनमेंट है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जो कोई प्रोडक्ट के लिए फेवरेबल है, तो आप हर एक का प्रोडक्शन करने के बजाय उसी का ही प्रोडक्शन करें। और दूसरी जो चीज आपको चाहिए वो चीज के प्रोडक्शन के लिए आपकी कंट्री इतनी फैसिबल नहीं है जितनी दूसरी कंट्री है, तो दूसरी कंट्री के पास से वो लाए, ऐसा उसने बोला। और उसके लिए उसने सजेस्ट किया फ्री ट्रेड मीन्स नो बैरियर्स, फ्री ट्रेड डिक्लेयर करो, तो ऐसा उसने बोला था। तो एडम स्मिथ suggests the free trade through the international specialization. According to him, with the help of international trade, everyone should be better off. उसने क्या बोला? इंटरनेशनल ट्रेड से जितने कंट्रीज उसमें पार्ट लेते हैं हर एक को बेनिफिट्स होता है बेटर ऑफ, विदाउट मेकिंग एनी वन वर्स ऑफ। उसने ऐसा बोला कि ऐसा हो सकता है अकॉर्डिंग टू हिम फॉर दिस पर्पज, मीन्स ऐसा हो सके इसके लिए उसने क्या बताया? देयर मस्ट बी अ एब्सोल्यूट डिफरेंस इन द कॉस्ट, कि कॉस्ट में डिफरेंस होना चाहिए। अगर हमारी कंट्री है तो हमारी कंट्री में टेक्सटाइल, कपास, तो कॉटन का प्रोडक्शन के लिए हमारी कंट्री में फेवरेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, फेवरेबल एनवायरनमेंट है, फेवरेबल इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है, वेदर एनवायरनमेंट है। तो हम उसी का ही ज़्यादा प्रोडक्शन करें तो हमको कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। वैसे ही दूसरी कंट्रीज का, जिसमें दूसरी कंट्रीज है जहाँ इसका टेक्सटाइल का प्रोडक्शन, कॉटन का प्रोडक्शन फेवरेबल नहीं है, तो वहाँ दूसरी आइटम्स का प्रोडक्शन है जो हमारे देश में भी हम कर सकते हैं, बट नॉट एज मच बेटर देन दैट
उनके जैसा नहीं, तो वो हम प्रोडक्शन नहीं करें, वो उनके पास से लाए क्योंकि उनका फेवरेबल कंडीशंस है, तो वो लोग भी कम कॉस्ट में उसका प्रोडक्शन कर सकेंगे। तो हमारा कम कॉस्ट में जो प्रोडक्शन हुआ है, जितना एक्सेस है, जितना हमको चाहिए उतना यूज करके जितना एक्सेस है वो हम उनको दे और उनके पास जो एक्सेस है वो हम ले ले। तो ऐसा हर एक कंट्री के साथ हम अगर ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, तो ऑलवेज both the countries who are joined in the international trade, they can be better off, ऐसा उनको कहना था। मीन्स एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट होना चाहिए। According to the Adam Smith, one country makes specialization in the production and export of that commodity. उन्होंने बताया कि एक कंट्री को उसी का प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट करना चाहिए in which it has absolute cost advantages, जिसमें उसको absolute cost advantages है। मीन्स उसको वही काम करना चाहिए जिसमें उसको उसकी फावट है, जिसमें उसका फेवरेबल कंडीशंस है, जिसमें उसको लगता है कि वो दुनिया में सबसे कम कॉस्ट में प्रोडक्शन कर सकता है। एंड इट मस्ट इम्पोर्ट दैट कमोडिटी, और उसको वही कमोडिटी लानी चाहिए इन विच इट हैज एब्सोल्यूट डिसएडवांटेजेस, जिसका प्रोडक्शन अपने यहाँ करने से उसका डिसएडवांटेजेस होता है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। बेटर है कि हमारे यहाँ उसका प्रोडक्शन करने के बजाय दूसरे कंट्री में जहाँ उसका प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पर हो रहा है, जहाँ फेवरेबल कंडीशन है, तो वहाँ से हम लाए। लेकिन उसके लिए उसने एक एजम्पशन दिया है। तो एक्सप्लेन द मॉडल और थियोरी ऑफ एडम स्मिथ वी कैन मेक फॉलोइंग एजम्पशन। उसने क्या एजम्पशन दिया कि देयर मस्ट बी टू कंट्री, दो कंट्री है, मलेशिया एंड इंडिया। ये कोई भी हम बोल सकते हैं, लेकिन उसने यहाँ एग्जाम्पल के जरिए हमको समझाया है। तो वर्ल्ड में तो बहुत सारी कंट्री है, बरोबर है। आपने वो सलमान खान का पिक्चर देखा होगा, मुझे उसका नाम तो शायद नहीं याद है, लेकिन उसमें बताया था कि 212 213 कंट्री है। वहाँ वो पाकिस्तान की लड़की के साथ उसको प्रेम हो जाता है, तो वहाँ उसका जो सीनियर है वो बोलता है, याद हो तो शायद आपको, कि 212 कंट्री में यही मुल्क मिला तेरे को प्रेम करने के लिए, दूसरे मुल्क की लड़कियां नहीं थी। तो इससे मैं समझ सकता हूँ कि 212 215 कंट्री होगी। तो लेकिन यहाँ हम ऐसा समझ रहे हैं कि दो ही कंट्री है, एक मलेशिया और इंडिया, और वो दोनों कौन सी प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक एग्जांपल के जरिए टू ही कमोडिटी वो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, से रबर एंड टेक्सटाइल। मलेशिया रबर का प्रोडक्शन कर रही है और इंडिया टेक्सटाइल का प्रोडक्शन कर रही है। नेक्स्ट, बोथ द कंट्री हैव एक्स अमाउंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दोनों के पास एक लिमिटेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। एक्स अमाउंट मीन्स वो फिक्स है, एक्स अमाउंट दैट मीन्स फिक्स अमाउंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बोथ द कंट्री कैन प्रोड्यूस बोथ द कमोडिटीज इफ दे विश। दोनों कंट्री के पास इतनी कैपेसिटी है कि अगर वो दोनों प्रोडक्शन करना चाहती है, सपोज कि मलेशिया का फेवरेबिलिटी रबर में है, लेकिन अगर वो मलेशिया टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करना चाहे तो दे कैन डू इट। द सेम वे इज अबाउट द इंडिया। इफ इंडिया वांट टू produce a rubber, then they also can do additionally to the textile. There is the constant return to scale, constant return to scale। आपको मालूम है F5 बीकॉम में आप पढ़ गए हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। मीन्स आप जितना भी प्राइस में चेंज लाओगे, लेकिन उसका प्रोडक्ट डिमांड वही रहेगा। विद द हेल्प ऑफ एक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, विद द हेल्प ऑफ एक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स आपके पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अवेलेबिलिटी है, जो फिक्स है, जो उसमें प्लस भी नहीं होता है, माइनस भी नहीं होता है। मलेशिया कैन प्रोड्यूस आइदर 100 यूनिट्स ऑफ रबर और 50 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल। जो जिस कंट्री के पास जो फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अगर वो उससे प्रोडक्शन करना चाहती है तो 100 यूनिट्स ऑफ रबर का प्रोडक्शन हो सकता है या 50 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल का प्रोडक्शन हो सकता है। मलेशिया पॉइंट ऑफ व्यू हम बात कर रहे हैं। अगर जो इंडिया के पास से एक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो इंडिया कैन प्रोड्यूस 50 यूनिट्स ऑफ रबर और 100 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली आप समझो, जिसकी जो फेवरेबिलिटी है उसका वो 100 यूनिट्स प्रोडक्शन करेगा, जिसकी वो अनफेवरेबिलिटी है उसका वो 50 यूनिट्स प्रोडक्शन करेगा। मलेशिया का रबर फेवरेबिलिटी है और इंडिया का टेक्सटाइल फेवरेबिलिटी है। अगर इंडिया टेक्सटाइल के बजाय रबर का प्रोडक्शन करना चाहता है तो वो 50 यूनिट्स ही प्रोडक्शन कर पाएगा।
अब उसको समझने के लिए हमको एक टेबल दिया है, वो टेबल आपको समझना पड़ेगा। गिवन टेबल एंड डायग्राम शो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इन बोथ द कंट्री। जो हमने आगे पढ़ा उसी के जरिए ये टेबल बनाया है कि दो कंट्री है, मलेशिया एंड रबर, और प्रोडक्शन ऑफ रबर कितना है और क्लोथ कितना है, और बीच में लिखा है और, मीन्स या तो मलेशिया 100 यूनिट्स ऑफ रबर प्रोडक्शन कर सकेगा या तो 50 यूनिट्स ऑफ क्लोथ प्रोडक्शन कर सकेगा। मीन्स 100 इंटू 50, इसका रेशियो निकालो तो 1:0.5। अदरवाइज हम ऐसा भी बोल सकते हैं 2:1। 50 से डिवाइड करो तो 50 टू ज़ा 100, 51 ज़ा 50 तो 2:1। मीन्स अगर वो जितना रबर अपनी जो एक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अगर वो रबर में लगाता है तो उसका प्रोडक्शन 100 यूनिट्स होगा, अगर वो टेक्सटाइल में लगाता है तो उसका प्रोडक्शन 50 यूनिट्स होगा। द सेम वे इज अबाउट द इंडिया। अगर इंडिया का फेवरेबिलिटी है एक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जरिए, इंडिया अगर अपना जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो रबर में लगाएगा तो 50 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, लेकिन टेक्सटाइल में लगाएगा तो 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन होगा। तो उसका रेशियो आया 50 इंटू 100 मीन्स 1:2। तो इसी का एक्सप्लेनेशन है, अब आप समझ सकते हो। In our illustration, we can say that the first that Malaysia has an absolute advantages in production of rubber, while India has absolute advantages in the production of textile. Malaysia has absolute disadvantages in the production of clothes, and India has absolute disadvantages in the production of in the production of rubber. Therefore, according to the Adam Smith, अब मलेशिया का एब्सोल्यूट एडवांटेजेस किस में है? रबर में, और इंडिया का टेक्सटाइल में है। तो अब वो क्या कहते हैं, एडम स्मिथ क्या बोलते हैं? देयर इज अ स्कोप फॉर इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड बिटवीन द मलेशिया एंड इंडिया। अगर ऐसी कंडीशन कोई देश के बीच होती है तो वहाँ दोनों देशों के बीच बेटर ऑफ के जरिए हम इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। टू एक्सप्लेन दिस, उन्होंने आगे भी उसका एक्सप्लेन करने के लिए हमको अभी आगे भी उन्होंने समझाया है। 2 अल्टरनेटिव्स दिए हैं कि या तो दोनों के बीच नो फॉरेन ट्रेड है या तो दोनों के बीच फॉरेन ट्रेड। अगर एक ऐसी कंडीशन है मलेशिया और रबर की, तो अगर वो लोग व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करते हैं तो क्या होता है, और करते हैं तो क्या होता है। तो उन्होंने बताया है कि क्यों उन दोनों के बीच अगर इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन है तो उन दोनों के बीच क्यों व्यापार होना चाहिए, क्या बेनिफिट्स है, वो उन्होंने बताया है। तो यहाँ एक डायग्राम दिया है, 0 यूनिट्स ऑफ एक्स एक्सिस टेक्सटाइल बताता है, OY एक्सिस रबर बताता है। अगर मलेशिया पूरा एक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रबर के प्रोडक्शन में लगा देता है तो वो 100 यूनिट्स रबर का प्रोडक्शन करते हैं। अगर वो पूरा प्रोडक्शन टेक्सटाइल में लगा देता है तो वो 50 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करता है। तो मलेशिया या तो ये CD लाइन किसकी बताती है? मलेशिया। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन वो सिलेक्ट कर सकता है। वैसे ही इंडिया या तो 100 यूनिट्स ऑफ रबर टेक्सटाइल का प्रोडक्शन कर सकता है या 50 यूनिट्स ऑफ रबर का प्रोडक्शन करता है। तो दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ होता है। मीन्स ये उसकी पॉसिबिलिटी है, दोनों एक दूसरे का साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ कुछ बात बनने वाली है। अगर ये इंटरसेक्शन नहीं होता तो ये बात बनने वाली नहीं थी। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने 2 सिस्टम समझाया है। या तो हम वो दोनों एक दूसरे के साथ बनती है लेकिन वो नहीं बनाते हैं। डेट मीन अगर फैक्टर्स ऑफ अगर उनका फॉरेन ट्रेड नहीं होता है तो क्या प्रॉफिट क्या लॉस होता है। अगर इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन के जरिए फ्री फॉरेन ट्रेड होता है तो क्या होता है। तो यहाँ एक ऑटर की बताया है नो फॉरेन ट्रेड, तो इसको बोलेंगे केस फर्स्ट ऑटर की। तो फर्स्ट सिचुएशन में अगर वो दोनों व्यापार नहीं करते, समझो ऐसा समझ लो, तो क्या होगा, दोनों को अपना जो एक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो समझ लो, अगर वो दोनों व्यापार नहीं करते हैं
आप ऐसा समझ लो कि वो दोनों व्यापार नहीं करते। तो उनके पास जो एक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो दोनों चीजों के प्रोडक्शन में लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कंट्री को टेक्सटाइल भी चाहिए और रबर भी चाहिए। अगर जरूरत ही नहीं है तो व्यापार करने की जरूरत ही नहीं है। सपोज कि इंडिया बोले कि हमको टेक्सटाइल, हमको रबर की जरूरत ही नहीं है, तो फिर मलेशिया के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम यहाँ ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों कंट्री को दोनों प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन अगर वो व्यापार नहीं कर रहे हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो दोनों प्रोडक्ट में लगाना पड़ेगा। अगर वो दोनों प्रोडक्ट में उनके पास जो फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो लगा देते हैं तो मलेशिया का रेशियो कौन सा है, तो 2:1, और इंडिया का रेशियो कौन सा है, 1:2, जो हमने यहाँ से लिया 1:2:1 और यहाँ 1:2। तो उसके पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है तो हम ऐसा बोलते हैं कि जितना वो रबर का प्रोडक्शन करेगा उसके आधा वो टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करेगा, और इंडिया जितना टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करेगा उसका डबल वो जिसका रबर का प्रोडक्शन करेगा उसका डबल टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करेगा। तो ये इसका बेनिफिट्स है। मलेशिया जितना रबर का प्रोडक्शन करेगा उसका आधा टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करेगा, और इंडिया जितना रबर का प्रोडक्शन करेगा उसका डबल वो कितना प्रोडक्शन, किसका प्रोडक्शन करेगा, टेक्सटाइल का। तो क्या हुआ, टोटल प्रोडक्शन उनका कितना हुआ दोनों कंट्री का, तो क्या मलेशिया का कितना, तो 50 यूनिट्स ऑफ रबर एंड 25 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल, तो कितना हुआ 75, और इधर भी 75, तो टोटल कितना हुआ 150। तो उसी का एक्सप्लेनेशन है Malaysia produce and consume 50 units of rubber and 25 units of textile. So its total real GNP is a 75, real gross national product. वैसे इंडिया का लिखना है कि इंडिया प्रोड्यूस एंड कंज्यूम 25 यूनिट्स ऑफ रबर एंड 25 यूनिट्स ऑफ रबर एंड 50 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल, सो टोटल GNP इज 75। तो वर्ल्ड GNP हम ऐसा एज्यूम किया है कि वर्ल्ड में दो ही कंट्री है, हमने ऐसा आगे एज्यूम किया है। वर्ल्ड में दो ही कंट्री है, कौन सी, एक मलेशिया और इंडिया। ऐसा नहीं है, लेकिन कोई भी लॉ एक्सप्लेन करना हो तो उसको आपको पहले एजम्पशन करना चाहिए। अब इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन की बात करें तो हम यहाँ स्पेशलाइजेशन की बात करें तो स्पेशलाइजेशन में क्या बताते हैं, फ्री ट्रेड, फॉरेन ट्रेड मीन्स कोई दिक्कत नहीं है दोनों के देश में, दोनों के देशों के बीच में व्यापार करने की। तो जिसमें एब्सोल्यूट एडवांटेजेस है वो ही प्रोड्यूस करेगा, दूसरा आइटम प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो मलेशिया क्या प्रोड्यूस करेगी, तो उसका एब्सोल्यूट एडवांटेजेस किस में है, आगे हमने देख लिया। तो उसका एडवांटेजेस रबर में है, तो वो 100 यूनिट रबर में प्रोडक्शन करेगी, टेक्सटाइल का प्रोडक्शन नहीं करेगी। और इंडिया टेक्सटाइल का रबर का प्रोडक्शन नहीं करेगी, 100 यूनिट टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करेगी। तो अब दोनों के देश के बीच में देखो, आप समझ सकते हो 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो गया तो वर्ल्ड GNP कितना हो गया 200। तो ये ही लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज यहाँ आएगी, ये जो लैंग्वेज है वो ही यहाँ आएगी। देख लो, मलेशिया प्रोड्यूस 100 units of rubber and 0 units of textile, its GNP rises by 25 units, क्योंकि पहले कितनी थी 75, अब कितनी हुई 100, तो rises by 25। वैसे ही इंडिया प्रोड्यूस 0 units of rubber, इंडिया 0 units of rubber and 100 units of textile, its GNP also rises by 25। तो दोनों की 25, तो टोटल GNP of world rises by 50 units। Both Malaysia and India have become better off without making anyone worse off। दोनों को प्रॉफिट होता है, किसी को नुकसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी उसने बताया है कि ये इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन होता है तो वहाँ दूसरा भी एक फैक्टर्स होता है, उसका पॉपुलेशन, उसका डिमांड, तो डिमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। इसीलिए दोनों के बीच में टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल होना जरूरी है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे कैसे होती है, तो 3 टर्म्स ऑफ ट्रेड, 1:1, 2:1 और तीसरा है 1:2, 2:1 या 1:2। तो अब या तो 1:1 होगा, या तो 2:1 होगा, या तो 1:2 होगा। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे होगा, तो
आपको जो कंजम्पशन गेन मिलने वाला है वो अगर आप स्पेशलाइजेशन करोगे तो इतनी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, लेकिन दोनों देशों के बीच में यहाँ तो ऐसा दिख रहा है कि दोनों को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन फिर भी जो कंजम्पशन गेन है वो किसके पर डिपेंड करता है, तो वो टर्म्स ऑफ ट्रेड पे डिपेंड करता है। टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो ये टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है वो अब इस क्वेश्चन में हम समझने वाले हैं। वेरी वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन है। अब टर्म्स ऑफ ट्रेड में क्या है देखो, दिस डिपेंड्स अपॉन हाउ द प्रोडक्शन गेन आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू कंट्रीज। जो गेन है ना 50 यूनिट्स का, वो हम दोनों कंट्री के बीच में, कैसे 50 यूनिट्स का गेन मिला आपको, तो 25 यूनिट्स। वर्ल्ड का प्रोडक्शन कितना बढ़ा, 50 यूनिट्स, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इन अदर वर्ड अगर हम ऐसा बोले तो इन अदर वर्ड कंजम्पशन गेन डिपेंड्स अपॉन टर्म्स ऑफ ट्रेड। अगर हम ये नहीं बोले, ये कैंसिल कर दे तो अभी चलेगा, ऐसा बोलेंगे कंजम्पशन गेन डिपेंड्स अपॉन टर्म्स ऑफ ट्रेड। हियर वी assume that consumption in both the country what to consume some mix of both the goods consumer sorry here we assume that कंज्यूमर इन बोथ द कंट्री, जो दोनों कंट्री का कंज्यूमर है वो दोनों प्रोडक्ट परचेज करते हैं, लेकिन उसका एक रेशियो है। कोई प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज करते हैं, कोई प्रोडक्ट कम परचेज करते हैं, लेकिन सब मिक्स है। We can explain the consumption gain by assuming 3 different terms of trade. एक है 1:1, दूसरा है 2:1, तीसरा है 1:2। तो 1:1 का मतलब क्या है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट 1:1 है, मीन्स जितना एक्सपोर्ट करो इतना ही इंपोर्ट करो। 2:1 क्या है, 2 पार्ट, अगर 2 आइटम एक्सपोर्ट करो तो 1 आइटम इंपोर्ट करो, और तीसरा है 1 आइटम एक्सपोर्ट करो 2 आइटम इंपोर्ट करो। तो ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो एक्जिम पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने आपको समझाया, एक्जिम। एक्जिम का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये इम मीन्स इंपोर्ट, इंपोर्ट का फर्स्ट 2 वर्ड, और एक्स मीन्स एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का फर्स्ट 2 वर्ड्स। ओके, so now we explain all of this। तो फिर से आपको यहाँ समझना चाहिए। चलो, अब आपको समझना है 1:1 में क्या है। In terms of trade are fixed, if the terms of trade are fixed 1:1, the situation may be shown in the following table। एक ही टेबल आपको पढ़ना है, लर्न करना है, दूसरा दोनों टेबल आपको आ जाएगा। तो 1:1 ये हमारा 4th टेबल हुआ, एक जो कॉमन टेबल हुआ, दूसरा ऑर्डर की वाला टेबल हुआ, तीसरा हमारा जो टेबल हुआ वो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन वाला टेबल हुआ। अब टर्म्स ऑफ ट्रेड वाला 3 टेबल, टोटल 6 टेबल है, समझ लो टोटल 6 टेबल है। अब चौथा टेबल उसमें क्या बताता है, द सिचुएशन फॉलो है। अगर 1:1 मलेशिया 100 यूनिट्स, हम ऐसा एज्यूम करते हैं 100 यूनिट रबर का प्रोडक्शन कर रही है, उसमें 60 यूनिट रबर अपने पास रखती है और 40 यूनिट रबर इंडिया को दे रही है। तो यहाँ इंडिया भी 100 यूनिट टेक्सटाइल का प्रोडक्शन कर रही है, 60 यूनिट्स अपने पास रखती है, 40 यूनिट्स किसको दे रही है, मलेशिया को। तो मलेशिया ने क्या किया, अपना रबर 40 यूनिट एक्सपोर्ट किया और उसके सामने 40 यूनिट टेक्सटाइल इंपोर्ट किया। तो कितना एक्सपोर्ट, 40 1:1। तो दोनों का कंजम्पशन कितना हुआ, 60 + 40। मलेशिया के कंज्यूमर का कंजम्पशन कितना हुआ, रबर का 60 यूनिट और टेक्सटाइल का 40 यूनिट, टोटल 100। वैसे ही इंडिया का
40 यूनिट्स रबर का और 60 यूनिट्स टेक्सटाइल का, तो 100। तो टोटल वर्ल्ड कंजम्पशन कितना हुआ? 200। हमें ऐसा ही एज्यूम करना है कि वर्ल्ड में दो ही कंट्री है, एक इंडिया और दूसरी मलेशिया। ओके, अब यहां समझो, इसी का एक्सप्लेनेशन है। ये एक्सप्लेनेशन अब आपको आना चाहिए। मलेशिया प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ रबर एंड 0 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल। उसी में इट कंज्यूम 60 यूनिट्स ऑफ रबर एंड एक्सपोर्ट 40 यूनिट्स ऑफ रबर टू इंडिया एंड इम्पोर्ट 40 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया। ये जो मलेशिया का लिखा ना, वैसे ही इंडिया का लिखना है। द कंज्यूमर ऑफ मलेशिया कैन कंज्यूम, मलेशिया की ही बात चल रही है। ये तीनों पॉइंट मलेशिया का है, ये मलेशिया की बात है। द कंज्यूमर इन मलेशिया कैन कंज्यूम 60 यूनिट्स ऑफ रबर एंड 40 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल। The gain in both the goods by 10 units of rubber and 15 units of textile, that is total gain 25 units. ये कैसे आया 10 यूनिट? तो पहले अगर मलेशिया ही दोनों का प्रोडक्शन करती तो वो कितना प्रोडक्शन कर पाती है मलेशिया कंट्री? तो 50 यूनिट। अब उसके बजाय वो कितना कंज्यूम करती है? 60। अगर वो टेक्सटाइल का प्रोडक्शन अपने आप करती तो वो कितना प्रोडक्शन कर सकती? 25। लेकिन अब कितना कर सकती है? अब उसके कंट्री वाले कितने कंज्यूम कर सकते हैं? इंडिया से कितना मंगवाया? 40। तो यहाँ इसको कितना बेनिफिट्स हुआ? 10। और यहाँ इसको कितना बेनिफिट्स हुआ? 15। तो ऐसा ही सेम हमें इंडिया के लिए लिखना है। सेम इंडिया के लिए देखो, मलेशिया प्रोड्यूस 100 यूनिट, इंडिया प्रोड्यूस 100 यूनिट्स। अब इंडिया प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल एंड 0 यूनिट्स ऑफ रबर। यहाँ मलेशिया की बात की तो क्या बताया? 100 यूनिट्स ऑफ रबर एंड 0 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल। यहाँ टोटली रिवर्स है, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। यहाँ बताया इट कंज्यूम 60 यूनिट्स ऑफ रबर, मलेशिया 60 यूनिट्स ऑफ रबर एंड 40 यूनिट्स ऑफ रबर एंड एक्सपोर्ट 40 यूनिट्स ऑफ रबर। तो यहाँ टेक्सटाइल के बारे में लिखना है, इट कंज्यूम 60 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल एंड एक्सपोर्ट 40 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल टू मलेशिया and import 40 units of rubber from Malaysia. The consumer in India can consume 40 units of rubber and 60 units of textile. So they gain both the goods by 15 units of rubber and 10 units of टेक्सटाइल। उसको 10 यूनिट टेक्सटाइल रबर में गेन होता था और टेक्सटाइल में 15 यूनिट्स का गेन होता था। अब इंडिया वाले को, इंडिया के कंज्यूमर को 15 यूनिट्स ऑफ रबर में गेन हो रहा है और 10 यूनिट्स अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट टेक्सटाइल में गेन हो रहा है, अगर वो लोग अपना ये जो ट्रांजेक्शन 1:1 में करते हैं। तो इट शुड बी नोटेड दैट कंज्यूमर इन बोथ द कंट्रीज हैव गेन इक्वली। दोनों को इक्वली गेन होता है ना, दोनों को अपनी प्रोडक्ट में 10 यूनिट और दूसरे देश में जो इंपोर्ट करते हैं उसमें 15 यूनिट का गेन होता है। मलेशिया गेन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इंडिया गेन। दोनों को 25 यूनिट से 25 यूनिट गेन होता है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द 1:1 टर्म्स ऑफ कंडीशन। इन दिस केस 1:1 टर्म्स ऑफ कंडीशन, terms of trade lie between two opportunity cost ratio in two countries. This is possible because 1:1 terms of trade, ये 1:1 terms of trade है, इसीलिए ये possible बना है। In this case 1:1 terms of trade lies between two opportunity cost ratio in two countries। ये जो हुआ वो किसके कारण हुआ? तो दोनों को कॉस्ट रेशियो में अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए हुआ, उसने ऐसा समझाया है। अब 2:1 में 2 एक्सपोर्ट 1 इंपोर्ट मीन्स मलेशिया 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही है रबर का, उसमें 50 यूनिट्स अपने पास रखते हैं और 50 यूनिट्स इंडिया को बेचते हैं। अब 2 एक्सपोर्ट कर रही है और 1 इंपोर्ट कर रही है, तो मीन्स 50 यूनिट्स इंडिया को रबर बेचती है, उसके बदले में 1 पार्ट मीन्स 50 यूनिट्स का आधा पार्ट 50% वो टेक्सटाइल का प्रोडक्शन कर रही है। इसीलिए इंडिया ने जो 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया
उसमें से उसने 75 अपने कंज्यूमर के लिए रखा और 25 किसको भेजा, रबर टेक्सटाइल मलेशिया को भेजा। तो यहाँ क्या हुआ आप समझ सकते हो, मलेशिया की कंट्री का कंज्यूमर्स को कितना कंजम्पशन हुआ 75, लेकिन इंडिया वाले का कितना हुआ 125। वर्ल्ड का तो 200 ही होता है, टोटल काउंट करें तो टोटल में तो बेनिफिट्स है, लेकिन यहाँ इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट्स मिला और मलेशिया को कोई बेनिफिट्स नहीं मिला। अगर ये इंडिया और मलेशिया एक दूसरे के साथ व्यापार नहीं करते हैं तो भी मलेशिया का गेन कितना होता है, इतना ही। मलेशिया का आउटपुट कितना होता है 75, और करते हैं तो भी 75 ही होता है। तो अब पहले 3 वाला पॉइंट मलेशिया का है, दूसरे 3 वाला पॉइंट इंडिया का है। तो मलेशिया consume 50 units of rubber and 25 units of textile after foreign trade. So Malaysia's total consumption remains same at 75. There is no consumption gain to the Malaysia in spite of production of 25 units in spite of production gain of 25 units in Malaysia. प्रोडक्शन गेन हुआ, समझो उसने प्रोडक्शन किया 100 यूनिट। अगर वो दोनों आपस में बिजनेस नहीं करते थे तो उनका प्रोडक्शन कितना था 75, लेकिन आपस में बिजनेस किया मीन्स ऑटर्की में देखो तो 50 एंड 27 25 75 था प्रोडक्शन। ऑटर्की वाला पॉइंट में देखो तो ये ऑटर्की वाला पॉइंट प्रोडक्शन कितना था 75, तो यहाँ प्रोडक्शन कितना है 100 है, प्रोडक्शन तो ज़्यादा ही है, आप समझ सकते हो प्रोडक्शन तो ज़्यादा ही है। 100 यूनिट से मलेशिया का प्रोडक्शन 100 में वो अपने लिए 50 रखता है और एक्सपोर्ट 50 करता है, लेकिन उसके सामने 2:1 का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है मीन्स जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे उसका 50% हम इंपोर्ट करेंगे। तो उसने इंपोर्ट कितना किया तो उसका 50% मीन्स 25 यूनिट्स टेक्सटाइल में। तो दोनों का प्रोडक्शन तो 100 ही है, लेकिन गेन इसको 125 मिलता है और इसको 75 मिलता है। ये क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंडीशन टर्म्स ऑफ ट्रेड इज अ 2:1 नॉट इक्वल। तो यहाँ किसको गेन होता है, इंडिया को गेन होता है, लेकिन मलेशिया को कोई गेन नहीं होता है, लॉस भी नहीं होता है, समझो। तो इंडिया कंज्यूम, समझो क्या बता रहे हैं इसमें, इंडिया कंज्यूम 50 यूनिट्स ऑफ रबर एंड 75 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल। India's total consumption become 125. India get consumption gain, यहाँ वो तो यहाँ नो कंजम्पशन गेन और यहाँ कंजम्पशन गेन इक्वल टू 25 यूनिट्स ऑफ रबर एंड 25 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल। क्योंकि अगर इंडिया अपने आप प्रोडक्शन करती तो उसको टेक्सटाइल का कितना प्रोडक्शन करना पड़ता है 25 और रबर का कितना 25, लेकिन दोनों के बीच में व्यापार होता है तो उसका प्रोडक्शन कंजम्पशन, अगर 25 प्रोडक्शन करेगी तो कंजम्पशन भी कितना करेगी टेक्सटाइल का रबर का 25, लेकिन वो लोग व्यापार करते हैं एक दूसरे के साथ तो इसका कंजम्पशन कितना हुआ 50, तो कितना प्रॉफिट हुआ 25। अगर वो अपने आप प्रोडक्शन नहीं करती है, एक दूसरे के साथ व्यापार करती है तो वो कितना कंज्यूम करती है 75। पहले अगर ऑर्डर की होता तो उसका प्रोडक्शन ही 50 यूनिट्स होता तो उसका कंजम्पशन भी 50 यूनिट्स होता, तो इसमें भी उसको कितना बेनिफिट हुआ 25। ये 25 यूनिट्स इन टेक्सटाइल एंड 25 यूनिट्स इन रबर, तो इन दिस वे टोटल 75 होता, इसके बदले में उसको 125, इन दिस वे उसको 50 यूनिट्स का प्रॉफिट मिलता है। तो वर्ल्ड प्रोडक्शन गेन इज 50 यूनिट, दिस होल गेन एंटायरली टू इंडिया। ये जो वर्ल्ड का जो 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ वो टोटली कंजम्पशन किसके पास चला गया, इंडिया के पास चला गया। दिस टर्म्स ऑफ ट्रेड 2:1 आर अनफेवरेबल टू द मलेशिया एंड फेवरेबल टू इंडिया। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि दिस टर्म्स ऑफ ट्रेड it should be noted that consumption in both the countries have gained equally, लेकिन यहाँ क्या है मलेशिया को अनफेवरेबल है और इंडिया को फेवरेबल है। तो यहाँ आपको वो लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि टू एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेजेस में अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड 2:1 होता है तो किस देश को प्रॉफिट होता है, किस देश को लॉस होता है। तो दिस इज बिकॉज
दिस इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड आर एग्जैक्टली इक्वल टू द कॉस्ट रेशियो इन मलेशिया। मीन्स जिसका एग्जैक्टली कॉस्ट रेशियो के मुताबिक होता है। मलेशिया कितना कंज्यूम करती है, चलो प्रोडक्शन कितना करती है वो छोड़ दो, लेकिन कंज्यूम कितना करती है, तो 50 यूनिट्स रबर और 25 यूनिट्स टेक्सटाइल। तो उसका कॉस्ट रेशियो मीन्स अगर वो अपना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पूरा इसमें लगा देती, जो एक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो वो भी कितना प्रोडक्शन कर सकती, 50 एंड 25। तो उसका जो कॉस्ट रेशियो है उसी के इक्वल टर्म्स ऑफ ट्रेड हुआ। तो ये जो इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो एग्जैक्टली कॉस्ट रेशियो ऑफ मलेशिया है। तो जिसका टर्म्स ऑफ ट्रेड अपने कॉस्ट रेशियो के मुताबिक होता है उसको कोई टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में प्रॉफिट नहीं मिलता है। समझ लो, मीन्स आप अपना जो प्रोडक्शन कर रहे हो जो कॉस्ट के मुताबिक उससे ज़्यादा अगर गेन कंजम्पशन मिलता है तो ही कंजम्पशन करने को मिलता है तो ही आपको गेन होगा। अदरवाइज अगर कॉस्ट रेशियो के मुताबिक ही आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसका कॉस्ट रेशियो कितना था, 50 यूनिट्स रबर एंड 25 यूनिट टेक्सटाइल, तो 50:25, तो 2:1। तो यह इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड भी कितना है, 2:1। तो उसका कॉस्ट रेशियो के हिसाब से ही इंटरनेशनल ट्रेड हुआ। इस तरह में इसमें से आप लोग को एमसीक्यू वो पूछ सकते हैं। उसका इन ऑर्डर की उसका प्रोडक्शन कॉस्ट रेशियो कौन सा था, 50 यूनिट्स इंटू 25 यूनिट्स मीन्स 2:1। और टर्म्स ऑफ ट्रेड भी कितना है, 2:1। मीन्स जो टर्म्स ऑफ ट्रेड कॉस्ट रेशियो के हिसाब से होता है तो उसको गेन नहीं मिलता है। ये एमसीक्यू में आ सकता है। दूसरा है लास्ट है 1:2 टर्म्स ऑफ ट्रेड। इफ द इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड आर एग्जैक्टली 1:2 सिचुएशन में बी शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो उसका मतलब वो 25 यूनिट्स इंडिया को एक्सपोर्ट करता है तो उसके डबल इंपोर्ट करता है इंडिया से। तो 1:2, एक्सपोर्ट 1 तो इंपोर्ट 2। तो यहाँ प्रोडक्शन तो मलेशिया ने 100 यूनिट्स ही किया, तो उसमें से 75 अपने लिए रखा और 25 यूनिट्स इंडिया को दिया। यहाँ इंडिया ने भी 100 यूनिट्स ही प्रोडक्शन किया, 50 यूनिट्स अपने लिए रखा और 50 यूनिट्स टेक्सटाइल के लिए। मीन्स पूरा उलट हो गया आगे के सिचुएशन से, तो वो ही लिखना है। तो पहले इंडिया का है, जैसे आगे पहले मलेशिया का था और बाद में मलेशिया का है, जैसे आगे इंडिया का था, तो वही आप लिख सकते हैं, वही पढ़ लो। और ये भी आगे की ही 3 लाइन है जो आगे हमने यहाँ देखी है। देखो ये 3 लाइन और ये 3 लाइन में कोई चेंज नहीं है, ये 3 लाइन और ये 3 लाइन में कोई चेंज नहीं है। These terms of trade 1:2 are unfavorable to India and favorable to Malaysia. There is so because the terms of trade are exactly equal to the international cost ratio in India. India के लिए इंटरनेशनल एग्जैक्ट है तो इंडिया को लॉस होगा, गेन अनफेवरेबल होगा। It means for India the cost of import 1 rubber from Malaysia is equal to cost of producing 1 rubber domestically. ये आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब कंक्लूजन क्या हुआ, तो यहाँ कंक्लूजन और लिमिटेशन समझ लो। Thus the theory of absolute cost advantage state that if one country has absolute advantages in one commodity and another country has absolute advantages in another commodity, in second commodity, both get gain, दोनों को प्रॉफिट मिलता है, both get gain through the international trade. If the international terms of trade are exactly equal to international terms of trade, क्या बोलते हैं, if the terms of trade are exactly equal to the international terms of trade, मीन्स उनका जो terms of trade है वो exactly equal to the international terms of trade, that is tie between cost ratio in two countries, दोनों का cost ratio में tie होता है तो दोनों को gain मिलता है। तो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है एग्जैक्टली इक्वल टू इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड। इफ इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड आर एग्जैक्टली इक्वल टू इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड, दोनों का मीन्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों का इक्वल होना चाहिए। मैं जितना एक्सपोर्ट करूंगा इतना ही इंपोर्ट करूंगा, तो टाई होगा दोनों के बीच में, तो दोनों को गेन होगा। इफ द टर्म्स ऑफ ट्रेड आर एग्जैक्टली इक्वल टू इंटरनेशनल कॉस्ट रेशियो,
अगर इंटरनेशनल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा तो दोनों को फायदा होगा, तो ये एमसीक्यू में आएगा। लेकिन एग्जैक्टली इंटरनेशनल टू कॉस्ट रेशियो, तो पर्टिकुलर कंट्री, दैट कंट्रीज कंजम्पशन गेन इज जीरो, द होल गेन ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन गोज टू द अनदर कंट्री। तो उसमें क्या होगा, तो एग्जैक्टली इक्वल टू द इंटरनेशनल कॉस्ट रेशियो इन अ पर्टिकुलर कंट्री, मीन्स टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका जो कंट्री का कॉस्ट रेशियो है उसी के मुताबिक इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा, तो पर्टिकुलर कंट्री को गेन जीरो मिलेगा, और जो गेन हुआ है प्रोडक्शन का वो दूसरी कंट्री को चला जाएगा। प्रोडक्शन गेन मीन्स आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड 1:2 है या 2:1 है, तो जिस कंट्री का ये जो इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो एग्जैक्टली इंटरनेशनल कॉस्ट रेशियो के मुताबिक है जिस कंट्री के साथ, तो उस कंट्री को गेन जीरो मिलेगा। प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है तो भी, और जो भी प्रोडक्शन गेन है, कंजम्पशन गेन जीरो मिलेगा। समझो, प्रोडक्शन गेन तो मिलता ही है, 100 यूनिट्स हो गया, लेकिन कंजम्पशन गेन जीरो मिलता है। टोटली कंजम्पशन प्रोडक्शन का जो गेन है वो दूसरी कंट्री को मिल जाएगा। अब लिमिटेशन क्या है वो समझने की बात है। द थियरी of absolute cost advantages model is clearly expressed but is not convincing, लेकिन convince नहीं हो रहा है। This model is based on the assumption of one country must have absolute cost advantages over the another country. In reality there are developed and underdeveloped countries. जनरली क्या होता है, दो कंट्री जो होती है जो व्यापार करती है तो जनरली एक डेवलप्ड होती है और दूसरी अंडर डेवलप्ड होती है। तो in the world such underdeveloped country may not have absolute advantages over the developed country, और जो underdeveloped country होती है उसको प्रैक्टिकली देखो ना तो उसको कहीं भी प्रैक्टिकली देखो तो उसको कोई भी आइटम में एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेजेस नहीं होता है। जो होता है वो डेवलप्ड कंट्री को ही होता है। क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्री क्यों है वो, क्योंकि उसके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है सफिशिएंट, बिकॉज ऑफ, उसका रीजन दिया है कि क्यों अंडर डेवलप्ड कंट्री का एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेजेस नहीं होता है, तो बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस पॉसिबिलिटी गेव द वे टू द थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस बाय द डेविड रिकार्डो। और यही रीजन था कि जिससे डेविड रिकार्डो को रास्ता मिल गया कि डेवलप्ड कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री में इतना बेसिक डिफरेंस होता ही है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसने कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस के जरिए बताया है कि यहाँ डेवलप्ड कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री दोनों को फायदा मिल रहा है। वो उसने यहाँ से रास्ता मिला कि दो कंट्री होती है, एक डेवलप्ड है और अंडर डेवलप्ड है, तो कभी भी दोनों कंट्री को फायदा नहीं होता है। भले ना टर्म्स ऑफ ट्रेड इक्वल टू होता है लेकिन होता ही नहीं है, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्री के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एफिशिएंट होते ही नहीं है, वो इनएफिशिएंट ही होते हैं। इसीलिए तो नेक्स्ट वी कैन सी अबाउट डेविड रिकार्डोस मॉडल, कॉस्ट कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस मॉडल। ओके, गुड डे, गुड बाय।